हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जिन्होंने भी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म फिल किया था तो उसमें से आरपीएफ एसआई का एप्लीकेशन स्टेटस आप लोगों को शो हो चुका है। प्रोविजनली एक्सेप्टेड और प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशंस। कंडीशन से मतलब है कि आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इन्होंने जो जो कंडीशन आप लोगों को दी जाएगी तो आप लोगों का जो फॉर्म है तो वो रिजेक्ट होने से बच जाएगा, वो कंप्लीटली एक्सेप्टेड माना जाएगा। तीसरा है आप लोगों का रिजेक्टेड, जिसका सीधा अर्थ है कि आप लोग एग्जाम इसका नहीं दे पाएंगे। देखिए, रिजेक्ट आप लोगों का फॉर्म किस बेस पे हुआ है तो वो भी आप लोगों को इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। और मैं तो ये चाहती हूँ कि रिजेक्शन से बढ़िया तो ये है कि आप लोगों का प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो जाए विद कंडीशंस के साथ, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक मौका तो मिल ही जाएगा रिजेक्शन से पहले। अब आपका स्टेटस क्या रहा है वीडियो खत्म होने के बाद मुझे कमेंट करके बता देना। स्पेशली सेकंड वाली जो कंडीशन है, मुझसे जो हेल्प होगी मैं आप लोगों के लिए करूंगी। इसीलिए अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एकदम सटीक और ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है। और बहुत जल्द हमारी YouTube फैमिली 2 लाख की होने वाली है, जिस पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों को जो कि एसएससी, रेलवे या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं उन तक फ्री ऑफ कॉस्ट बुक पहुंचाई जाए। तो हमारी 2 लाख फैमिली होने में अपना कीमती कंट्रीब्यूशन जरूर दे। तो अब शुरुआत कर लेते हैं मेरे आरपीएफ कांस्टेबल के स्कोर से। तो देखिए, 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी जब मैं अंडर ग्रेजुएट थी, मतलब कि मेरा जो ग्रेजुएशन का ईयर चल रहा था तो वो फर्स्ट चल रहा था। इसीलिए मैं केवल इसका जो कांस्टेबल का एग्जाम था तो उसी के लिए ही एलिजिबल थी। इसीलिए मैं आरपीएफ एसआई का फॉर्म फिल नहीं कर पाई। और आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ मेरा एनटीपीसी और टेक्नीशियन का एग्जाम भी क्लियर हुआ था, जो कि मेरा 12 बेस का एग्जाम था। आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में आप लोगों की जो मेरिट लगती है तो स्कोर आता है तो आप लोगों का 120 नंबर में से आता है। मतलब कि टोटल आप लोगों से 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 120 नंबर के होते हैं, और जिनको करने के लिए आप लोगों को 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें मैथ्स आप लोगों से 35 नंबर की, रीजनिंग 35 नंबर की और जनरल अवेयरनेस आप लोगों से 50 नंबर की पूछी जाती है। देखिए, इसमें आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग होती है, रेलवे के मैक्सिमम एग्जाम में आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही मिलेगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोगों का जो इसमें स्कोर होता है वो एसएससी से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। काफी एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन वो रेलवे के एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और इसके पीछे भी काफी बड़ा रीजन है, जिसके बारे में आप लोगों को सेपरेटली एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी, जो कि स्पेशली इसकी स्ट्रेटेजी वीडियो, कैसे अलग अलग सब्जेक्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो इन सारे सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या टिप्स होती है, किस अकॉर्डिंग इसमें अच्छा स्कोर किया जाता है, जिसके लिए आप लोगों को 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन तब तक आप लोगों के पास ये इंपॉर्टेंट बुक्स होनी चाहिए। पहला तो सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर बुक, और दूसरा आप लोगों के पास एक प्रैक्टिस सेट जरूर होना चाहिए जो कि आप लोगों की तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। ये बुक्स आप लोगों को किरण पब्लिकेशन की भी मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को सारे शिफ्ट के एग्जाम पेपर दिए हुए हैं। इन सभी सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर आप लोगों को टाइप वाइज और चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। बाकी इन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कैसे करना है, पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, वो सभी के लिए आप लोगों को मेरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। और जिनको बुक्स का लिंक नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगी। अब देखिए, हमारी जो कट ऑफ लगी थी तो वो ग्रुप वाइज लगी थी, जैसे कि ABCDE। तो मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया था तो वो ग्रुप डी से किया था। ग्रुप डी के अंदर नॉर्दर्न रेलवे आता है, जिसके अंदर जो मोस्टली स्टेट होते हैं आप लोगों का उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और आप लोगों का यूपी के जो एरिया है तो वो इसमें कवर होते हैं। सबसे ज्यादा जो मेल फीमेल की कट ऑफ गई थी वो सबसे ज्यादा हाई इसी ग्रुप में गई थी। सबसे ज्यादा कंपटीशन भी इसी ग्रुप में आप लोगों को दिखने को मिला होगा। आप लोगों को याद हो तो 120 में से 120 जो कट ऑफ गई थी तो वो ग्रुप डी की ही गई। देखिए, मेरी कैटेगरी थी ओबीसी, लेकिन जो मेरा सिलेक्शन हुआ था तो वो यूआर कैटेगरी से ही हुआ था। मैक्सिमम एग्जाम में यूआर से ही हुआ था, राजस्थान पुलिस में भी यूआर से हुआ था, एसएससी जीडी में भी यूआर से ही हुआ था, और इसमें भी मेरा यूआर से हुआ था। लेकिन मेरी कैटेगरी में जो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था तो वो ओबीसी से किया था। तो मैं आप लोगों को ओबीसी और यूआर दोनों की फिजिकल की और फाइनल की जो कट ऑफ गई थी तो वो बता देती हूँ, फिर उसके बाद मेरा क्या स्कोर था मैं वो बता दूंगी। देखिए, इस जोन में सबसे ज्यादा कंपटीशन था, तो इसमें मेल की जो कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए तो वो यूआर की 92 गई थी। वही फिजिकल के लिए फीमेल की जो कट ऑफ गई थी यूआर की वो 64 गई थी, और ओबीसी की गई थी 60 कट ऑफ, ठीक है, जिसमें मैं आती थी। और जो फाइनल कट ऑफ गई थी यूआर की तो वो गई थी फीमेल की 74
यूआर में, और ओबीसी की गई थी 71। अब देखिए जो मेरा रो स्कोर था तो वो 76.17 के आसपास था, जो कि बढ़कर मेरा जो नॉमिनेशन हुआ था तो वो 81 नंबर पर पहुंच गया था। देखिए मुझे भी बहुत खुशी होती अगर मैं आज आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अपना स्कोर कार्ड दिखाती, लेकिन लिटरली उस टाइम मैं आईआईटी एस्पिरेंट थी। उसके बाद जब मैं जस्ट गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में आई थी तब 2020 तक मेरे पास लिटरली कीपैड फोन ही था। मैं अपना स्कोर चेक करने के लिए, रिजल्ट चेक करने के लिए जो साइबर कैफे है वहां पे जाया करती थी। और आप लोगों ने मोस्टली देखा भी होगा जो आईआईटी एस्पिरेंट होते हैं, नीट एस्पिरेंट होते हैं, तो वो आज भी कीपैड फोन ही यूज करते हैं, क्योंकि 16-16 घंटे उन लोगों को प्रिपरेशन करनी होती है, स्टडी करनी होती है, तो मोबाइल का यूज तो बिल्कुल केवल फोन पे बात करने के लिए होता था। देखिए आरपीएफ मेरा पहला एग्जाम था जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड था, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था, जिसका रिजल्ट होली के आसपास आया था। तो उस टाइम मैं काफी ज्यादा खुश हुई थी, उसको देख करके फैमिली भी काफी खुश हुई थी। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि फिजिकल का भी एक पड़ाव बाकी है, जो कि मेरी नौकरी और मुझसे काफी दूर है, तो जिसको मैं नहीं कर पाई थी। तो मुझे उस चीज का हमेशा दुख रहेगा कि मैं अपना पूरा 100% नहीं कर पाई। लेकिन उस टाइम प्रॉपर गाइड भी नहीं था, किसी ने मुझे गाइडेंस भी नहीं दिया कि किस अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है या फिर फिजिकल की तैयारी करनी है। तो मैं वहां पर जाकर फेल हो गई थी। तो मेनली कहा जाए तो मेरी जो फाइनल मेरिट तक का जो स्कोर था वो काफी अच्छा था। अगर मैं वहां पे उस टाइम पे फिजिकल क्लियर कर लेती तो मेरी जो सबसे पहले नौकरी लगती तो वो आरपीएफ कांस्टेबल की। इसलिए मैं आप लोगों को वर्दी वाली मैक्सिमम वैकेंसी में यही बोलती हूँ, जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, फिर वो चाहे एसएससी जीडी हो या फिर आरपीएफ हो या फिर राजस्थान पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस, कि जब आप लोगों का एग्जाम हो जाए तो उसके तुरंत बाद ही आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग जाए। मेरिट का आप लोग बाद में सोचना। ऐसे ही अभी कुछ टाइम बाद आप लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल होना, और अभी भी काफी बच्चे बैठे हुए हैं कट ऑफ को देख करके या फिर फाइनल मेरिट का डिसाइड करके। तो मैंने उनको भी समझाया था, वो लोग भी काफी परेशान हो रहे थे। जब मैंने अपनी कट ऑफ वाली वीडियो बनाई थी तो मैं उनको वापस एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अभी आप लोग मेन फोकस अपना फिजिकल पर करिए। मैंने जो आप लोगों को स्कोर बताया वो एकदम सेफ स्कोर बताया, कि वहां पर जा कि उसके अंडर में अगर आप लोगों का स्कोर बन रहा है, 2-3 क्वेश्चन कम बन रहे हैं, तो ये मान के चलो कि आप लोग अपनी वर्दी के बहुत ज्यादा करीब है। आप लोग ये मत सोचिए कि अभी तो यही स्कोर है, फिर उसके बाद जब हमारा फिजिकल होगा तो और स्कोर बढ़ जाएगा। देखिए फिजिकल में आप लोगों का सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। इवन दो मैं जब इसका आरपीएफ का कांस्टेबल का जब फिजिकल देने गई थी कपूरथला में, तो मेरे पास वाली एक झुंझुनू की लड़की थी जिसका स्कोर मुझसे काफी कम था, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया था क्योंकि उसने फिजिकल क्लियर कर लिया था। सेम यही चीज होती है। मैंने आप लोगों को दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ है वो भी बताई थी। उस टाइम भी बच्चों ने, काफी बच्चे ऐसे थे जो कि फिजिकल पर अच्छा फोकस नहीं कर पाए थे, फिर बाद में वो लोग भी काफी ज्यादा रो रहे थे। इसीलिए अभी मौका आप लोगों के पास जीडी का है, साथ में यूपी पुलिस का है। तो जो मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है उसका वो एकदम सेफ स्कोर है, उससे आगे आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं जाएगा, उससे कम ही रहने वाला है। इसीलिए जिनका 2-3 क्वेश्चन कम है तो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं कि मेरा फाइनली सिलेक्शन है तो वो होने वाला है, मुझे यूपी पुलिस की वर्दी मिलने वाली है। बस एक मुझे फिजिकल क्लियर करना है। सेकंड चीज हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों की वैकेंसी के ऊपर, कि आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, और अगर होगी तो कितनी वैकेंसी आप लोगों की इंक्रीज हो सकती है। अब देखिए करीबन इस वैकेंसी के लिए 23 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। देखा जाए तो ये वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा कम है, जिसके लिए इस बार आप लोगों का कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो इस बार उम्मीद जताई जा रही थी सभी के लिए, तो वो यही थी कि आप लोगों के एसआई और कांस्टेबल के ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पद देखने को मिलेंगे। मिनिमम आप लोगों को 10 से 12 हजार तो वैकेंसी देखने को जरूर मिल जाएगी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑलरेडी जो ये वैकेंसी है वो डिले चल रही है। 4 साल बाद आप लोगों की वैकेंसी आई है। ऐसी बात है कुछ लोग तो ओवर एज हो चुके हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दिया था, लेकिन इस बार वो अपना अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, उनका सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ था, तो इस बार तो वो लोग भर्ती से पहले आउट हो चुके हैं। साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ओवर एज होने वाले हैं, मतलब कि उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनको तो जाहिर सी बात है कि इसी में ही नौकरी लेनी पड़ेगी। वैसे 4-5 साल बाद वैकेंसी आने पर आप लोगों को एज में तो रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन आप लोगों को वैकेंसी उस अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी, या फिर एटलीस्ट इतना तो होता कि जो आप लोगों की 2018 में वैकेंसी थी उतनी तो आती, तो छोड़ो इसकी आधी और कर दी, जिसका सीधा साधा असर आप लोगों की फिर कट ऑफ पर पड़ जाता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जब इससे दुगुनी वैकेंसी थी तो तभी जो ग्रुप डी था उसकी कट ऑफ मेल किया आप लोगों की ओबीसी की 120 में से 120 चली गई थी फाइनल में। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी बची हुई है जिसके सच होने के 99% चांसेस है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी जिसमें आप लोगों के
कि लिखा हुआ था कि लोको पायलट सहित आरपीएफ की 18,000 वैकेंसी पर भर्ती का प्रोसेस करवाया जाएगा। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी आप लोगों की लोको पायलट की एक साथ इतने हजारों के पदों पर भर्ती कभी भी नहीं होती है। तो आप लोगों की जो मैक्सिमम वैकेंसी जाएगी तो वो आरपीएफ की तरफ ही जाएगी, जिसमें से भी आप लोगों के एसआई की थोड़ी कम बढ़ेंगी, ये आप लोग गारंटी के साथ मैं कह देती हूँ। लेकिन आप लोगों की जो कांस्टेबल है तो उनके जो नंबर्स हैं उनकी वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। इससे पहले वाली जो भर्ती थी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की, तो उसमें टोटल आप लोगों के 9,739 पद निकले थे, जिसमें से कांस्टेबल के आप लोगों के 4403 थे, वहीं फीमेल के आप लोगों के 4216 पद थे। मतलब कि फीमेल की जो वैकेंसी थी तो वो भी आप लोगों की काफी अच्छी खासी आई थी। वहीं एसआई मेल के आप लोगों की 819 थी और फीमेल के आप लोगों की 301 वैकेंसी आई। वहीं इस बार आप लोगों की टोटल वैकेंसी ही 4660 है, जिसमें से कांस्टेबल की 4208, वहीं एसआई की आप लोगों की 452 टोटल वैकेंसी है, जो कि पिछली बार के अकॉर्डिंग बिल्कुल आधी है। ये तो ही आप लोगों की वैकेंसी आप लोगों की कितनी बढ़ सकती है, कितनी वैकेंसी आप लोगों की प्रेजेंट टाइम में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जाम की, जो कि सबसे बड़ा आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के एप्लीकेशन स्टेटस है तो वो भी अब शो होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप सभी लोग जानते हैं कि थोड़ी सी जो क्यूरियोसिटी होती है वो तो बढ़ी जाती है कि हाँ अब हमारा एग्जाम होने वाला है, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है इसके फॉर्म अप्लाई किए हुए। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों का एएलपी के एग्जाम होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। उसका रीजन ये है कि इसका फॉर्म पहले अप्लाई हुआ था तो इसके चांसेस आप लोगों की सबसे ज्यादा बन रहे, इसका वेट बहुत ज्यादा हो रहा है। रेलवे में यही होता है कि एक टाइम पर केवल आप लोगों की एक वैकेंसी को ही कंप्लीट करवाया जाता है, मतलब कि उसका एग्जाम सेंटर वगैरह जो भी होते हैं तो वो सारा एक भर्ती के लिए ही किया जाता है। उसके बाद ही आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जाम होता है तो उसको दे दिया जाता है। देखिए नवंबर से पहले मतलब कि अक्टूबर में तो आप लोगों के एएलपी के एग्जाम होने की बिल्कुल ही लेस पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का एग्जाम अक्टूबर में एएलपी का कंडक्ट करवा लिया जाए। लेकिन हाँ अगर आप लोगों का जो एएलपी का एग्जाम है वो नवंबर में चला जाता है, नवंबर 15 से भी अगर शुरू हो जाता है तो लगभग एक महीना आप लोग मान सकते हैं, एक महीना बाद आप लोगों का जो आरपीएफ का एग्जाम कांस्टेबल का एग्जाम है तो वो आप लोगों का करवा लिया जाए। इसका मतलब कि आप लोगों का जो पूरे चांसेस हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम के लिए तो वो आप लोगों के 15 दिसंबर के बाद से ही। अब देखिए मैं आप लोगों को फिर से कहूंगी कि लाखों की भीड़ में से आप लोगों को एक सीट लेने के लिए आप लोगों के पास अब पर्याप्त टाइम नहीं रहा है। देखा जाए तो आप लोगों के पास एक अच्छा खासा टाइम अभी भी बचा है, जिसमें आप लोग एक अच्छा स्कोर करके इसमें सिलेक्शन लेकर वर्दी पहन सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा सब कुछ आपके ऊपर कि इस बेरोजगारी के टाइम पर आप लोगों को किस्मत से मिला एक मौका, जहां पर आप लोग अंडर एज हैं, आप लोगों की क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। वहां अगर आप लोगों ने इस मौके को खो दिया, आप लोग सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आप लोगों को एग्जाम के धक्के खाते रहना पड़ेगा। इसलिए अब बिना सोचे समझे इसकी तैयारी के लिए आप लोग सीरियस हो जाए और मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो नेक्स्ट में स्ट्रेटेजी वीडियो रहने वाली है तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट रहेगी, जिसमें मैं आप लोगों को आरपीएफ से रिलेटेड आपके जो भी सब्जेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो मेरे सामने आए थे, क्या जो इसमें सिलेबस है वो ज्यादातर आप लोगों से पूछा जाता है, किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर वहां पे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही इसका एग्जाम दिया था। पर्टिकुलर इसकी मैंने तैयारी भी नहीं करी थी, मैं उस टाइम पर केवल मेरे को दो महीने हुए थे जब मैं एसएससी और जो रेलवे है इनके एग्जाम के बारे में देख रही थी कि किस तरीके से इनकी प्रिपरेशन होती है, किस तरीके से सब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि मैं एक आईआईटी एस्पिरेंट थी जहां पे मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना था और मैं एक गवर्नमेंट फील्ड में जा रही थी बीए लेकर के। तो आप लोग सोच सकते हैं जब मैं उस डिफिकल्ट टाइम से केवल 2 महीने में इन सारे एग्जाम्स को क्लियर कर सकती हूँ जो मेरे सामने आए थे, तो आप लोग तो ऑलरेडी 2 से 3 साल, कोई 1 साल, कोई 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है। फिर वो चाहे एसएससी की हो, जीडी की हो, आप लोगों की DSSB की हो, यूपी पुलिस की हो, सभी लोग किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। वो भी एस्पिरेंट उस वीडियो को चाहता है सीरियसली तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो उसको आप लोग फॉलो कर लिए, वहां पर भी आप लोग मुझसे पर्सनली क्वेरी पूछ सकते हैं। देखिए काफी ज्यादा मैसेज हो जाते हैं, अकेली मैं संभालने वाली हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना है। एक एक करके मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। साथ में आप लोग मेरी जो इंस्टाग्राम की स्टोरी है प्लीज उसे जरूर चेक करिए, वहां पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोगों को मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो वहां पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को एसएससी जीडी का
जो इंपॉर्टेंट मैथ्स का, रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो वो सभी मैंने आप लोगों को स्टोरी पर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। साथ में कम्युनिटी पोस्ट को भी आप लोग मेरी जरूर चेक किया करें, जो कि यूट्यूब के अंदर होती है। वहां पर भी मैं आप लोगों को PDF हो गए या फिर आप लोगों की जो भी इमेजेस होती है इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।